आज हम लोग स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है। स्वतंत्रता ही जो है मुख्य विषय वस्तु है, मुख्य चीज है उदारवाद के अंतर्गत। तो आखिर स्वतंत्रता है क्या, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में। स्वतंत्रता को व्यक्तियों के अधिकारों के साथ, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के साथ जोड़ते हुए विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और कई रूपों में उसको व्याख्यायित किया है। कुछ लोगों ने शुरुआती समय में नकारात्मक स्वतंत्रता की बात हुई, बाद में विचारकों ने उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता को भी बताया। मुख्य चीजें हम लोग लिखना चाहेंगे। लिखिए, पहले परिभाषाएं ही लिखते हैं। सबसे पहली परिभाषा शीले की है। शीले ने लिखा है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। हैरोल्ड लस्की ने लिखा है स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हैं। मैकेंजी ने लिखा है, मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, वास्तव में स्वतंत्रता मानव स्वभाव में निहित है और बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। जो स्वतंत्रता के जो है दो पक्ष माने गए हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। जो लिबर्टी शब्द है, जो स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लिबर्टी है, वह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से आया हुआ है और जिसका अर्थ उस भाषा में बंधनों का
अभाव होता है। ठीक है, लैटिन शब्द लीबर से आया है, उसका अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। लेकिन केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता पर भी बल दिया, लेकिन आरंभिक समय में नकारात्मक स्वतंत्रता ही मुख्य चीज थी और अधिकांश विचारकों ने उसी विचार का समर्थन किया है। नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में लिखिए 1700, इसमें लिखिए कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी LIBERTY लिबर्टी लैटिन भाषा के लीबर LIBER शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। (1789) की मानवीय अधिकार 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। देखिए मुख्य समर्थक कौन से हैं, मुख्य विचारक देखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों में जॉन लॉक, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हर्बर्ट स्पेंसर, J.S. मिल, प्रमुख हैं। ये विचारक मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतों को मानते हैं। आगे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, और इसमें बात हुई थी कि जिन लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है, जैसे जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की और उनका यह कहना था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है
और राज्य का कार्य इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसी संदर्भ में 20वीं सदी में जो प्रमुख जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं उनके नाम नोट करें कि क्रेस्टन, सर इशाह बर्लिन, सर इशाह बर्लिन, मिल्टन फ्राइडमैन, आदि 20वीं सदी के नकारात्मक 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। एडम स्मिथ और रिकार्डो, ये दो विद्वान हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी। एडम स्मिथ एवं रिकार्डो। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और राज्य की जो है कार्य की सीमा को उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने राज्य की सीमा को निर्धारित किया है और कहा कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को जो है कम से कम कार्य करना चाहिए। लिखिए कि एडम स्मिथ और रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथास्थितिवाद या यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के क्रियाकलापों का या हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ब्रिटिश विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ये जो है निजी स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में एक हैं और ये मानते हैं कि जो राज्य है वह स्वतंत्रता का विरोधी होता है। इनका राज्य जो है स्पेशली क्या है, पुलिस राज्य है। पुलिस राज्य का समर्थन ये करते हैं और ये चाहते हैं कि राज्य जो है कम से कम कार्य करे। मुख्य कार्य पुलिस राज्य में क्या होता है, राज्य का सुरक्षा देना, ठीक है, और सुरक्षा देगा, उसके साथ साथ वह राजस्व की वसूली करेगा। अन्य कार्यों को राज्य नहीं करेगा क्योंकि राज्य जितना कार्य करेगा उतना व्यक्तियों की स्वतंत्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। इसलिए जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने पुलिस राज्य का समर्थन किया है और वह नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों में एक है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है,
स्टेट वर्सेस मैन, राज्य बनाम व्यक्ति। इसमें लिखिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर ने पुलिस राज्य का समर्थन किया है। उसके अनुसार राज्य को सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त, सुरक्षा बाह्य और आंतरिक दोनों है, सुरक्षा यह बाहरी आक्रमण से सुरक्षा एवं आंतरिक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखे, और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कमी आएगी। स्पेंसर ने संपत्ति, धर्म और पारिवारिक स्वतंत्रता को मनुष्य का अधिकार माना है। संपत्ति, धर्म और पारिवारिक स्वतंत्रता को व्यक्ति का अधिकार माना है, जिन पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अंडरलाइन कर लेंगे, स्वतंत्रता, धर्म और पारिवारिक, संपत्ति, धर्म और पारिवारिक स्वतंत्रता। अब आते हैं जीएस मिल की ओर। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थकों में एक हैं, और इन्होंने जो है स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं, और खास तौर से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में इन्होंने मनुष्य के स्व संबंधी एवं पर संबंधी कार्यों की चर्चा की है। और यह कहा है कि स्व संबंधी कार्य जो हैं, उन जो स्व संबंधी कार्य हैं, व्यक्ति से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, वो कहते हैं कि मनुष्य अपने जो है मस्तिष्क और जो है आत्मा पर जो है से संबंधित चीजों में बिल्कुल स्वतंत्र है। इसमें लिखिए कि जे एस मिल ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति, वो उसका स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। वह मनुष्य के स्व संबंधी कार्यों के संबंध में, मनुष्य के स्व संबंधी कार्यों के संबंध में
किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। मिल का स्पष्ट ये कहना है कि जो व्यक्ति के से स्वयं से संबंधित कार्य हैं उसमें वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खेलना है, वो उसका निजी मामला है। इसमें राज्य के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और वह स्पष्ट रूप से मानता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। और इसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए जो है बारकर ने इसे, स्वतंत्रता का बहुत बड़ा यह जो है समर्थक था, लेकिन बारकर ने आलोचनात्मक रूप से लिखा है कि वह जो है खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर था। यह बारकर का कथन है। लेकिन स्वतंत्रता, चाहे महिला स्वतंत्रता हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, उसका प्रबल समर्थन जो है जेएस मिल के द्वारा किया गया है। इसाह बर्लिन, हाँ इसाह बर्लिन लिखिए। इसाह बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ, सिंगल यूनिट कॉलम लिखिए, दूसरे व्यक्तियों द्वारा जोर जबरदस्ती का अभाव, दूसरे व्यक्तियों द्वारा जोर जबरदस्ती का अभाव माना है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ वैसे क्षेत्र से है जिसमें मनुष्य, डबल यूनिट काम लिखिए, जिसमें मनुष्य बगैर दूसरों द्वारा बाधा पहुंचाए कार्य कर सके। ठीक है। और फ्राइडमैन अंतिम जो है एक प्रमुख नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है 20वीं सदी में। फ्राइडमैन ने भी इसाह बर्लिन से मिलते बातों को लिखा है। लिखिए कि फ्राइडमैन के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है फ्राइडमैन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है एक आदमी के ऊपर, यह उनका स्टेटमेंट है, एक आदमी के ऊपर उसके साथी आदमियों की ओर एक आदमी के ऊपर उसके साथी आदमियों की जोर जबरदस्ती की अनुपस्थिति।
ठीक है, यह नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख विचार है। इसमें यह शुरू में यही था, बाद में जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पे सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार विद्वान लेके आते हैं और उसकी व्यापक विवेचना करते हैं, जहां पर नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ मुख्यतः बंधनों का अभाव है या राज्य द्वारा नागरिकों के क्षेत्रों में हस्तक्षेप का अभाव है। वहीं पर सकारात्मक स्वतंत्रता यह कहती है कि व्यक्तियों को जो कार्य है, जो कार्य किया जाना चाहिए, उन कार्यों को करने का अवसर देना सकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित चीजों में कहा गया है कि भाई राज्य कानून बना सकता है, लेकिन वह उन कानूनों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र से होना चाहिए। व्यक्तिगत जो है जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। और यह मानते हैं मुख्य रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कि वास्तव में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप के अभाव से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से यह कहा गया है कि जो है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। राज्य कम से कम मानव जीवन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, अधिकतम कार्य व्यक्तियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। जैसे जो है हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख विचारक है और वह स्पष्ट रूप से उसका मत है कि राज्य के द्वारा सुरक्षा देने, बाहरी आक्रमण सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा हो, यहाँ तक कि वह महामारी के समय भी यह मानता है हर्बर्ट स्पेंसर की राज्य द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाना चाहिए। वो कहता है, उसका है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत को स्वीकार करता है। सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत के लिए हर्बर्ट स्पेंसर प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति क्षमतावान होगा वह बच जाएगा और जो कमजोर लोग होंगे वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो उसके विचार फिलहाल अब इस संदर्भ में तो प्रासंगिक नहीं है लोक कल्याणकारी राज्य के समय में, लेकिन स्पेंसर यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है राज्य को केवल और केवल सुरक्षा देना चाहिए और भी बाहरी आक्रमण से बाकी क्षेत्र को व्यक्तियों के द्वारा स्वयं अपना विकास करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राज्य जितना अधिक कार्य करेगा उतना जो है व्यक्तियों की पहल करने की, व्यक्तियों के अपना विकास करने की जो है अवसर कम होगा। ठीक है, और जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो वास्तव में न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं। न्यूनतम राज्य अर्थात वह राज्य जो कम से कम कार्यों को करता है, क्योंकि वह जितना कम कार्य करेगा उतना व्यक्ति स्वयं जो है अपना विकास करने के लिए वो पहल करेंगे। तो केवल सुरक्षा दीजिए, उससे अतिरिक्त आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद के समय में सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार सामने आया और सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत विद्वानों का यह मानना है कि ऐसे कार्य जो मनुष्यों द्वारा किए जाने चाहिए उन कार्यों को करने का अवसर देना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। जैसे शिक्षा का है, तो शिक्षा के लिए जो है राज्य को कार्य करना चाहिए शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उससे जो है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, और बाद के वर्षों में शिक्षा के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इसमें लिखिए सकारात्मक स्वतंत्रता डालिए, पॉजिटिव लिबर्टी। टी.एस. ग्रीन के अनुसार, थॉमस हिल ग्रीन 20वीं सदी के ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक हैं, सॉरी 20वीं नहीं 19वीं, और ग्रीन ने लिखा है कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है कामा जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हों।
यह मानते हैं कि स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास है। और व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास हेतु यदि राज्य शिक्षा के संबंध में, श्रम के संबंध में कानून बनाता है, स्वास्थ्य के संबंध में कानून बनाता है, तो उसे जो है स्वतंत्रता में कमी नहीं माना जाएगा, बल्कि उससे स्वतंत्रता में वृद्धि ही होती है। जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का यह मानना था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूंजीपति और मजदूर यह तय करेंगे कि मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, लेकिन विभिन्न पूंजीपति जो है, बड़ी संख्या में पूंजीपति मिलकर के यह तय कर सकते हैं कि वह इससे अधिक धनराशि जो है नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे, मत काम करो, ठीक है। लेकिन मजदूर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं मजदूरों की, तो मजबूरी है कि वह जो है जहां 100 रुपया मिल रहा था वहां 80 पर भी, 90 पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं काम करेंगे, कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी के लिए उनको रोज कमाना है, रोज खाना है। तो वह जो है क्या है? शोषण है ना। तो वह कहते हैं जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि यदि श्रम के संबंध में 8 घंटे का नियम बना दे सरकार, या न्यूनतम मजदूरी का पहल कर दे कि इतनी मजदूरी आपको देनी ही देनी है, तो ऐसे कानूनों को जो है स्वतंत्रता में कमी नहीं माना जाएगा, बल्कि यह स्वतंत्रता में इससे वृद्धि होती है, क्योंकि जहां शोषण हो रहा था वह बंद कर देते हैं। शिक्षा जो के लिए वह अधिकार, शिक्षा का अधिकार ले आते हैं, शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करते हैं, तो वह जो है व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। तो इसलिए जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का जो है जो पहलू है वह यह कहता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, और वे ऐसे कानून होंगे जिससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर मिले। जैसे शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, अधिकार है। तो शिक्षा के लिए अगर सरकार पहल करती है, कानून बनाती है, तो इसको जो है स्वतंत्रता में कमी नहीं बल्कि वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। यद्यपि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान राज्य के द्वारा इस क्षेत्र में कानून बनाने का विरोध करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल विरोध करता था कि कोई स्कूल मत दीजिए, जिसकी क्षमता होगी वो पढ़ेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन बाद के वर्षों में जो है ब्रिटेन में इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें लिखिए कि स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक लोग मानते हैं, और इस चीज को सभी मानते हैं कि स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है। और यदि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में कानूनों का निर्माण करता है, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें वृद्धि ही होती है। हेराल्ड लॉस्की के शब्दों में हेराल्ड लॉस्की सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। हेराल्ड लॉस्की ने लिखा है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है या स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो।
यह लास्की का कथन है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के दो तत्व हैं, ठीक है, मुख्य। एक तो न्यूनतम प्रतिबंध है, ठीक है। पहला है कि न्यूनतम प्रतिबंध निश्चित तौर पे यह भी मानता है कि राज्य के द्वारा जो है व्यक्तियों के जीवन पर कम से कम प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता से के विचार से मिलता जुलता है, वह भी न्यूनतम जो है प्रतिबंध का समर्थक है। लेकिन दूसरी चीज इसमें जो है वह है नंबर 2, दूसरा तत्व है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। दूसरा तत्व यह कहता है कि राज्य और समाज के द्वारा व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे शिक्षा है, ठीक है। तो अगर आप अवसर नहीं देंगे, राज्य जो है स्कूलों की स्थापना नहीं करेगा, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करेगा, पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराएगा, तो लोग शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकेंगे, और शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो उनके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। तो सिर्फ न्यूनतम प्रतिबंध ही नहीं होना चाहिए व्यक्तियों के जीवन पे कि राज्य के द्वारा जीवन में कम से कम हस्तक्षेप हो, बल्कि उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है। और लिखिए कि जो प्रमुख जो है समर्थक विचारक हैं इसके, एक पॉइंट और नोट करिए कि सकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता के 3 तत्व बताए जाते हैं। नंबर 1 शक्ति, दूसरा अवसर और तीसरा क्षमता। शक्ति, अवसर और क्षमता। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता दो तत्वों स्वावलंबन और गोपनीयता में विश्वास करती है और गोपनीयता। एक तरह से जो है वो कहती है कि भाई आप आत्मनिर्भर रहिए, अपना काम, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, सुरक्षा देने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, न तो जो है रोगों के से इलाज की कोई व्यवस्था होगी, न शिक्षा कोई व्यवस्था होगी। आप अगर क्षमतावान है तो आप उसकी व्यवस्था करिए, अगर आप नहीं है तो आप मिट जाएंगे, वहीं जीवित रहेंगे जो योग्य होंगे, जो सामाजिक डार्विनवाद की बात थी, ठीक है, कि योग्यतम ही जीवित रहेगा। तो लेकिन जो है तो यह जो है स्वावलंबन एवं गोपनीयता में विश्वास करते हैं, लेकिन वह शक्ति, क्षमता और अवसर में विश्वास करते हैं, ठीक है। शक्ति, अवसर और क्षमता में, क्योंकि क्षमता का विकास जो है सकारात्मक स्वतंत्रता अवसर भी देती है और जो है उनकी क्षमता में वृद्धि करती है व्यक्तियों की। अगर शिक्षा देंगे तो हर व्यक्ति की क्षमता में निश्चित तौर पे क्या होगी, वृद्धि होगी, पहले जैसा है, शिक्षा देने के बाद उसमें सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लिखिए कि सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थकों में रूसो, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, प्रमुख समझौतावादी विचारक रूसो, कांट, यह भी आदर्शवादी चिंतक हैं,
हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, हेरोल्डोस्की, बार्कर, सीबी मैकफर्सन, क्या लिखा आपने? हीगेल, ग्रीन, बोसांके, लॉस्की, बार्कर, मैकफर्सन आदि प्रमुख हैं। लिखिए, मैकफर्सन नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के विभाजन को सही नहीं मानते हैं। मैकफर्सन नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के विभाजन को सही नहीं मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख, सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित मुख्य बातें, हेडिंग डालिए, मुख्य चीजें उसमें क्या शामिल हैं। जहां पर नकारात्मक स्वतंत्रता को इस रूप में स्वीकार किया गया था कि बंधनों का अभाव, वहीं पर सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वह न्यूनतम बंधन, न्यूनतम प्रतिबंध का समर्थन करती है। ठीक है, न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए, हो सकता है जरूरी हो, इसलिए न्यूनतम प्रतिबंध इसमें लिखिए कि सकारात्मक स्वतंत्रता बंधन की उपस्थिति है। अब सड़क पर चलने के लिए बंधन बना दिया गया, कानून बना दिया गया कि बाएं से चलें तो उसमें व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा सम्मिलित है। अब वो कहेंगे कि यह जो है भाई बंधनों का भाव होना चाहिए, तो हमारी स्वतंत्रता का हनन है, और पता चला कि जो है एक्सीडेंट हो गया, तो वह उचित नहीं है। न्यूनतम प्रतिबंध सामाजिक हित में लगाए जाएंगे कि सभी लोग बाएं से चलें। नंबर 1 हो गया, सकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों की उपस्थिति है। दूसरा लिखिए कि व्यक्ति को सामाजिक हित के विरुद्ध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। व्यक्ति को सामाजिक हित के विरुद्ध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया है हमारे यहाँ कि रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, तो वह सामाजिक हित के लिए, क्योंकि रात 10 बजे सोने का समय है, और कोई जो है यह कहे कि मैं लाउड स्पीकर बजाऊंगा या तो मेरी स्वतंत्रता का हनन है, तो वह सही नहीं, वह स्वतंत्रता नहीं है। तो आप दूसरों के क्षेत्र में, दूसरों की स्वतंत्रता के क्षेत्र में जाकर के बाधा पहुंचा रहे हैं। तो सामाजिक हित में सरकार ने निर्णय लिया कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, वो सबके हित में है। तो है कि सामाजिक हित के खिलाफ जो है स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। तीसरा चीज लिखिए कि राज्य का कार्य, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राज्य का कार्य मनुष्य के विकास के मार्ग में आने वाली, जो ग्रीन ने जिस पे स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राज्य का कार्य मनुष्य के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर करना है। जिसके लिए राज्य कुछ लोगों की स्वतंत्रता पर
बंधन लगा सकता है यदि जरूरत महसूस होती है तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता पर बंधन लगा सकता है। लगाना ही पड़ता है। अब कुछ लोग कहें कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, हम शराब बनाएंगे और जो है ले जाके मार्केट में बेचेंगे बैठ करके पटरी पे, तो सरकार उसके लिए धरपकड़ करेगी, क्योंकि लोग शराब जो है, गांधी जी ने कहा कि आत्मा और शरीर दोनों का हनन करती है, उनका कथन है गांधी जी का। तो आप शराब बेचेंगे मनमाना, चोरी छुपे जहरीली शराब या चाहे सही शराब मनमाने तरीके से, तो उसको सरकार प्रतिबंधित करेगी, क्योंकि आप शराब पिला करके लोगों को नैतिक मार्ग से पथभ्रष्ट कर रहे हैं। पैसा भी जा रहा है, जीवन भी जा रहा है और घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। तो वहां पर जो है राज्य जो है सामाजिक हित में प्रतिबंधित कर सकती है कुछ लोगों की स्वतंत्रता को। ठीक है, अगली चीज लिखिए कि राज्य का काम ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिसमें राज्य का कार्य ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं हो, जैसे विद्यालयों को खोलना। ठीक है, विद्यालय अगर खोलते हैं तो वह ऐसा वातावरण है जिसमें लोग अच्छे बन सकेंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे, आत्मनिर्भर हो सकेंगे, आसपास के जो है वातावरण से अवगत हो सकेंगे, उनके अंदर तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक भावना का विकास हो सकेगा। नेक्स्ट है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समाज का विकास करना है। व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास करना है। ठीक है, अब जो है यह मुख्य चीजें हैं, बाकी जिन विद्वानों के कथन हैं उसकी चर्चा हम यथास्थान पे करेंगे। अब हम स्वतंत्रता के प्रकार देखेंगे और संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे। जो मुख्य प्रकार है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता की। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात क्या, उसका अर्थ है प्राकृतिक स्वतंत्रता कहां से मिलती है? प्रकृति से। ठीक है, व्यक्ति प्रकृति से ही स्वतंत्र है। रूसो ने इस संबंध में कहा कि जो है व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक यह मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है कहां से मिलती है? प्रकृति से ही प्राप्त हो गई। जबकि आज के समय में यह माना जाता है कि स्वतंत्रता कहां से है? जो है अधिकारों संबंधी, जो अधिकार के संबंध में कानूनी अवधारणा है, कानूनी अधिकार का समर्थन बेंथम ने किया। कहते हैं कि जो है स्वतंत्रता कहां से मिलती है? राज्य के द्वारा कानूनों का निर्माण करने से। प्रकृति से नहीं मिलती है बल्कि कानून से मिलती है, और कानून को बनाता है राज्य। लेकिन पहली जो चीज है स्वतंत्रता के प्रकार में कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, जैसे कि थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो है जो उनकी प्राकृतिक अवस्था थी, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र था, और जिसकी वजह से जो है वहां पर चूंकि मनुष्य का स्वभाव जो है वह नकारात्मक वर्णन करता है। हॉब्स और मैकियावेली दोनों ने व्यक्ति के जो है जीवन के नकारात्मक पहलू को प्रस्तुत किया है। हॉब्स ने माना कि वह स्वार्थी है, लालची है, झगड़ालू है। ठीक है, और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति से युद्ध की अवस्था थी।
तो वह कहता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता थी और लोग मनमाने, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को जो है डोमिनेट करना चाहता था, दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से वह संघर्ष की अवस्था थी। ठीक है, तो एक तो प्राकृतिक अवस्था है, इसमें रूसो का विचार आपको पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक जो है यह कहते हैं कि राज्य को जो है स्वतंत्रता राज्य से नहीं मिली है, समाज से नहीं मिली है, बल्कि प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। और आप जो है इस संबंध में प्राकृतिक अधिकारों की उदाहरणों को अगर देखेंगे तो जॉन लॉक ने यह माना है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जॉन लॉक ने माना है कि जो है राज्य के पूर्व ही जो है प्रकृति से व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। वो कहां से प्राप्त थे? प्रकृति से प्राप्त थे। राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं था, बाद में व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। और राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने इसीलिए किया कि राज्य जो है व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगा। और अगर वह करने में असफल है तो लॉक के अकॉर्डिंग इलेक्शन के दौरान बदल करके दूसरी सरकार आप ले आइए। ठीक है, दूसरी जो अवधारणा इसमें है, दूसरा प्रकार है इसमें नोट कर लीजिए, छोटी सी चीजें हैं, लिखिए कि अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वाधीनता घोषणा पत्र, अमेरिकी स्वाधीनता घोषणा पत्र और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, फ्रांसीसी राज्य क्रांति में प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ने प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया गया था। ठीक है, हाफ लॉक, रूसो तीनों ने इसी चीज को माना है कि प्राकृतिक रूप में जो है प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति कार्य करने के लिए स्वतंत्र था, चाहे थॉमस हॉब्स हो, चाहे जॉन लॉक हो और चाहे रूसो हो, तीनों इस चीज को स्वीकार करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस बात को जेफरसन वगैरह ने बिल्कुल क्लियर किया कि जो है व्यक्ति प्रकृति से स्वतंत्र है, ईश्वर जिसने जीवन दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी दी है। ठीक है, और इसलिए हम जो है ब्रिटेन के गुलाम क्यों रहेंगे। और उन्होंने जो है सबने मिलकर के आंदोलन चलाया। 1776 में शुरू हुआ, 4 जुलाई 1776 उसकी डेट है, और 3 अगस्त 1783 को अमेरिका स्वतंत्र हो गया। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान भी इस बात को प्रतिपादित किया उस आंदोलन के, उस क्रांति के जो है नायकों ने कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है और हम जो है इस राजशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। अगली चीज जो है लेकिन जो है यह आलोचना भी है कि भाई यह सही नहीं है। एक लेवल पे अगर प्राकृतिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वही अवस्था बनेगी जो अवस्था हॉब्स ने बताई है। और आज के समय में इस प्राकृतिक स्वतंत्रता के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है, यद्यपि उसकी उपयोगिता यह है कि व्यक्तियों को गुलाम नहीं रखा जा सकता है, उनको अपने जो है व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रकृति से ही प्राप्त है और उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नंबर 2 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कम से कम निजी क्षेत्र में राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे प्रमुख समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, जिन्होंने मनुष्य के कार्यों को स्व संबंधी एवं पर संबंधी कार्यों में बांटते हुए स्पष्ट कहा है कि स्व संबंधी कार्यों के संबंध में राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
निजी तौर पर उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खेलना है, क्या पढ़ना है, अगर वो अपने घर में शराब पीता है या जुआ खेलता है तो वह राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव समाज पर कोई नहीं पड़ता है। जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़े उसको राज्य प्रतिबंधित कर सकता है, वो भी यथोचित, जहां आवश्यक है। ठीक है, इसमें लिखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता लिखा है ना। नंबर 3 लिखिए नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वे स्वतंत्रताएं आती हैं जो व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के चलते प्राप्त होती हैं, जैसे भ्रमण की स्वतंत्रता है ना। भ्रमण की स्वतंत्रता तभी आपको मिलेगी जब आप नागरिक हैं उस राज्य के। तो भ्रमण की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, और जो है धार्मिक स्वतंत्रता भी जो है कई देशों में नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है कि आप अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नागरिक स्वतंत्रता में लिख लीजिए कि इसका अर्थ व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं से है व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है। जैसे विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता इत्यादि। चौथी स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। जैसे आप चुनाव में भाग ले सकें, ठीक है, राजनीतिक भाषण दे सकें, राजनीतिक दल का निर्माण कर सकें, और अगर किसी सार्वजनिक पद पर चुन लिए गए हैं तो उस पद को ग्रहण कर सकें, मतदान कर सकें। ठीक है, यह राजनीतिक स्वतंत्रता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर होना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत सरकार की, चुनी हुई सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार शामिल है कि नागरिकों को अपनी जो है चुनी हुई सरकार की आलोचना, उसकी कमियों की तरफ इशारा करने, उस पर भाषण देने, लेख लिखने का अधिकार प्राप्त है। इसमें लिखिए कि राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। हैरोल्ड लास्की के अनुसार, जो 20वीं सदी के प्रख्यात राजनीतिक विचारकों में हैं, हैरोल्ड लास्की के अनुसार लिखिए, इनका स्टेटमेंट है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है।
ठीक है, यह टास्की ने कहा है। और जो मुख्य चीजें हैं वो आप लिखना चाहें तो लिख लें। इसके अंतर्गत नंबर 1 मतदान का अधिकार वोट कर सकते हैं, यह जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है, मतदान का अधिकार। दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार। तीसरा उचित योग्यता होने पर, अर्थात जो सभी के लिए निर्धारित है कि भाई 25 वर्ष की उम्र हो, ठीक है, भारत के नागरिक हो, अगर इस तरह की स्थिति है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको पद प्राप्त करने का अधिकार है। उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। और अगला है इस सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। अगला प्रकार है स्वतंत्रता का आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं कार्य करके, जब वो कार्य करे तो उसका लाभ वो स्वयं प्राप्त कर सके और उसके श्रम का शोषण न हो, ठीक है, उसके श्रम का शोषण नहीं होना चाहिए और जो प्रयास वो कर रहा है उसका जो है आर्थिक लाभ उसको स्वयं प्राप्त होना चाहिए। इस तरह ना हो कि जो है लोग इतने गरीब हों कि अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर हों, ठीक है, कि भाई जो है 50 रुपया भी देंगे और 5 घंटे काम करा लेंगे, 40 रुपया देंगे दिन भर काम कराएंगे, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लिखिए आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें लिखिए कि इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें, इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरों के द्वारा शोषण न किया जा सके। इस संबंध में भी है कि कुछ विद्वान जो आर्थिक स्वतंत्रता को इस रूप में देखते हैं कि उद्योगों में प्रजातंत्र होना चाहिए, अर्थात जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें के संचालन में कर्मचारियों को भी भागीदारी दी जानी चाहिए। तो देखा आपने कि 76 में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इस चीज को जोड़ा गया था कि कर्मचारियों को भी भागीदारी दी जाएगी, उद्योग धंधों के संचालन में उनको शामिल किया जाएगा, निदेशक मंडल वगैरह में कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगली चीज है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो है जब एक प्रजाति या जो है समुदाय जो अपने आप को राष्ट्र के रूप में चिन्हित करता है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पे, ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पे कि वह एक प्रजाति के लोग हैं, एक निश्चित क्षेत्र में सदियों से रह रहे हैं और उनका खान पान, रहन सहन, परंपराएं, संस्कृति एक है, तो उन्हें जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार यह कहता है कि अपने राष्ट्र का निर्माण करने का अधिकार है। राजनीतिक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को दी जा सकती है। जैसे भारत था तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ही मांग थी
भाई हम आजाद हों। अन्य देशों में जहां पर आप देखते हैं कि जो है श्रीलंका में रहा, तमिलों ने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में दर्शाने का प्रयास किया कि वह जो है एक राष्ट्र है, और जाफना सहित जो है पूर्वी श्रीलंका के क्षेत्र से लेकर के भारत की तरफ का जो इलाका है, उत्तरी एवं पूर्वी जो है श्रीलंका, जिसमें तमिलों की बड़ी संख्या है, उन्होंने अपने आप को एक तमिल राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने, उसको दिखाने का प्रयास किया, और एक लंबा अग्रयुद्ध चला 27 साल का, जिसके बाद वह जो है युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें उन लोगों की मांग थी कि तमिल इलम स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की स्थापना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक राष्ट्र व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो उसकी प्रजाति एक हो, धर्म, भाषा, संस्कृति हो, ऐतिहासिक रूप से वो एक हो, 200, 300, 400 सालों से एक साथ रहते आए हों, उनका खान पान एक हो, वो जो है अगर अपने आप को राष्ट्र मानते हैं तो उन्हें जो है राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र को स्वतंत्र होने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विषय है। और पश्चिम में आप देखेंगे कि जो है 20वीं सदी में तेजी से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन चले और बहुत सारे देश आजाद हुए। और अगली चीज है जो वह है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। यह है कि बिना भय के, अनुचित दबाव के आदमी अपने जो है हिसाब से जीवन यापन कर सके, सत्य बोल सके, और स्वयं जो है बिना लोभ के, बिना दबाव के अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सके। आजकल सबसे ज्यादा कमी उसी की हो गई है, या तो भय है या तो लालच है, जो आप न चाहते हुए भी काम करने के लिए तो विवश हैं। ठीक है, इसमें लिखिए कि नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है, नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। प्लेटो लिखिए, प्लेटो, अरस्तु, टी.एस. ग्रीन, प्लेटो, अरस्तु, टी.एस. ग्रीन, बोशांके तथा कांट ने इस बात पर बल दिया है कि, या यह प्रतिपादित किया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। स्वतंत्रता एक प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता भी है, जिसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी के दबाव के। उसके जो है जिस धर्म को, जिस पंथ को मानता है उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन कर सके। बस यह है कि धर्म इस तरह नई मान्यताएं होनी चाहिए जिससे दूसरे धर्म को या फिर जो है सार्वजनिक नैतिकता को या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, तो यह जो है मुख्यतः क्या है, ग्रीन है, बोशांके हैं, कांट हैं, सब जो है आदर्शवादी विचारक हैं, और ये लोग मानते हैं कि नैतिक स्वतंत्रता में ही व्यक्ति का विकास संभव है। और इसी बात को
जो है प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतकों प्लेटो और अरस्तु द्वारा भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वह मुख्यतः उनका जो राज्य है वह नैतिक राज्य ही है। जब अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है जीवन के लिए आया और सज्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है, तो सज्जीवन का अर्थ उनका मॉरल लाइफ था, नैतिक जीवन था। इसी तरह से प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, वह नैतिकता पर ही आधारित है, वह कानूनी न्याय नहीं है, वह नैतिक न्याय है, जिसमें वो कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के में उसकी आत्मा में जिस तत्व की अधिकता होती है उसके अनुसार कार्य करता है तब वह व्यक्तिगत न्याय है। और इसी प्रकार जब समाज के तीनों वर्ग अपने वर्गों के सदस्य अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं और दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब सामाजिक न्याय स्थापित होता है। तो न्याय का जो संकल्पना है प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन में वह नैतिक ही है। इसलिए प्लेटो और अरस्तु ने भी इस बात को प्रतिपादित किया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही व्यक्ति का विकास संभव है। ठीक है, आज हम लोग स्वतंत्रता एवं कानून के संबंध के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। इस संबंध में विद्वानों का दो वर्ग हैं। विद्वानों के दोनों वर्ग जो है अलग अलग बातें प्रतिपादित करते हैं। एक वर्ग में यह मानता है कि कानून से जो है स्वतंत्रता में कमी आती है, ठीक है, और दूसरा वर्ग यह कहता है कि कानून के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। जहाँ न्यूनतम राज्य का समर्थन करने वाले विद्वान यह कहते हैं कि राज्य जो है के द्वारा कम से कम कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जितने कानून बनाएगी जितने कार्य करेगी उतना व्यक्तियों के द्वारा स्वयं पहल करने की का अवसर कम होता जाएगा, उनके व्यक्तित्व के विकास का अवसर कम होता जाएगा। इसलिए जो है कम से कम काम करें, कम से कम कानून बनाए। एवं वहीं दूसरी तरफ जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वानों का यह मानना है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के नैतिक विकास के लिए या अन्य प्रकार से विकास के लिए उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, और जो है उन कानूनों के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकें। विलियम गाडविन एक विचारक हैं, लिखिए। इनका यह मानना है कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए। विलियम गाडविन, इन्होंने लिखा है कि कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। ठीक है, मुख्यतः अराजकतावादी विचारकों का यही विचार है। अराजकतावादी विचारक क्या दावा करते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कमी लाता है। इसी प्रकार से जो साम्यवादी विचारक हैं, साम्यवाद भी मुख्यतः जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं, वह जो है राज्य की कल्पना, राज्य नहीं चाहते हैं। अंतिम जो साम्यवाद में जो है आदर्श अवस्था है वह है वर्गविहीन एवं राज्यहीन समाज। तो वहां पर भी राज्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मार्क्सवाद यह मानता है कि जो राज्य है वह वास्तव में शोषण की संस्था है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का हथियार है, और जो राज्य है वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कमी ले आता है। इसलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिवादी विचारक भी राज्य की सीमाओं को, राज्य के द्वारा किए जा रहे कार्यों को, कानून निर्माण को कम से कम चाहते हैं। जैसे जो है
आप जॉन लॉक को लीजिए, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए ही वह कहते हैं कि व्यक्तियों ने, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। तो राज्य की सीमाएं हैं, राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगा जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कमी आए। ठीक है, और आगे लिखिए। मार्क्सवादी राज्य का उन्मूलन चाहते हैं सर, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि किस प्रकृति से मानते हैं, कैसा मानते हैं, अच्छा मानते हैं या इसको अच्छा नहीं मानते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि राज्य जो है, जो आदिम साम्यवादी अवस्था थी, जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स और एंजल्स ने बताया कि आरंभिक समय में जो है राज्य नहीं था। समाज का जो आरंभिक काल था, आदिम साम्यवादी अवस्था जिसे कहा, उसमें राज्य नहीं था। राज्य जो है जब खेती का विकास हो जाता है और एक वर्ग के पास, कुछ लोगों के पास संपत्ति आ गई, खेती की जमीन हो गई, पशुओं पर उनका स्वामित्व हो गया, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को दास बनाया जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि समाज के विकास की दूसरी अवस्था में दो वर्ग हो गए। एक वर्ग जिसके पास संपत्ति थी, जमीन थी, पशु थे, ठीक है, उत्पादन के साधन थे जिनके पास, और दूसरे के पास कुछ नहीं था, तो वो लोग दास हो गए। और इन जो है संपत्ति रखने वाले पहले वर्ग ने, जिनके पास जमीन थी, पशु थे, उन लोगों ने दूसरे वर्ग के द्वारा अपनी संपत्ति न छीनी जाए, इसलिए उन्होंने राज्य का, कानून का, पुलिस का, न्यायालय का निर्माण किया। ठीक है, इसलिए जो है मार्क्सवाद द्वारा कहा गया है, मार्क्सवाद यह प्रतिपादित करता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जो है लक्ष्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाना है। इसलिए वह जो है राज्य को उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि वह कृत्रिम है। किताब में सर पढ़ रहे थे, उसमें दिया है सर नैतिक संगठन है। मार्क्सवाद ऐसा नहीं मानता कभी। नैतिक संगठन प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक मानते हैं, क्या आदर्शवादी चिंतक मानते हैं कि राज्य नैतिक संगठन है। राज्य को खत्म कर समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन सर राज्य के कार्यों को सब कहते हैं कि कार्य के दृष्टिकोण से नैतिक संगठन पढ़ने सर दिया था। चलिए उस पर चर्चा करेंगे, ने कहाँ पढ़ा है और किस संदर्भ में चीजें लिखी हुई हैं। आगे जो है डायसी ने लिखा है, लिखिए कि डायसी के अनुसार एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, जैसे कानून की मात्रा बढ़ती जा रही है, एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, यह उनका कथन है, डबल यूनिट का नाम लिखिएगा, एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, कामा दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। व्यक्तिवाद क्या मानता है राज्य के बारे में? व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि राज्य जो है आवश्यक बुराई है ना, आवश्यक बुराई। आवश्यक क्यों है? क्योंकि वह सुरक्षा देता है। बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य जितना अधिक कार्य करेगा उतना व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिवादी विचारकों ने भी जो है यह दावा किया है, जैसा कि डायसी ने लिखा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। अगर स्वतंत्रता चाहिए, कानून अधिक से अधिक बनते जाएंगे तो स्वतंत्रता में उतनी कमी आती जाएगी। इसलिए व्यक्तिवादियों ने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया और कहा कि राज्य जो है वह उसकी प्रकृति के संबंध में कहा कि वो आवश्यक बुराई है। आवश्यक है क्योंकि जीवन की सुरक्षा वही देता है, लेकिन बुराई इसलिए है क्योंकि जो है वह जितना अधिक काम करेगा उतनी व्यक्तियों की स्वतंत्रता में, व्यक्तियों के पहल करने के अवसर में कमी आती जाएगी। अब जो है दूसरे जो व्यक्ति जो है विचारक हैं, जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, वो लोग कहते हैं कि राज्य जो है कानून क्या करता है, स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, ये कानून है। ठीक है,
संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया, तो निश्चित तौर पे व्यक्तियों के जो बालक हैं जो है, जिनको यह अवसर दिया गया है, उनके लिए वह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का सबसे बढ़िया साधन है। तो वह कानून बना करके राज्य ने क्या किया, बच्चों के जो है विकास के अवसर को उपलब्ध कराया कि भाई हम जो है सभी को शिक्षा देंगे जो इस आयु वर्ग के बच्चे हैं। 21 में 86वें संविधान संशोधन से जो कानून बनाया गया, उसका लक्ष्य जो है लोगों के स्वतंत्रता में, लोगों के विकास में सहयोग करना है, उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। तो जो है इसमें लिखिए जो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, जॉन लॉक ने लिखा है कि जहां कानून नहीं होता, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। लिखिए कि विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है जो वर्तमान समय में इस बात को स्वीकार किया गया है, विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसमें वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक जॉन लॉक ने तो स्पष्ट कहा, वहां वो कहना चाहते हैं लॉक कि भाई राज्य की प्रासंगिकता स्वीकार करते हैं, राज्य कानून बनाएगा, अगर कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, क्योंकि कानून जो है आपके लिए सुरक्षा भी लाएगा, अवसर भी ले आएगा। दूसरी चीज जो है, इसमें एक विचारक हैं और लिखिए विलोबी, विलोबी ने लिखा है कि जहां नियंत्रण होते हैं, जहां नियंत्रण होते हैं, नियंत्रण किसका रहेगा, कानून के द्वारा, जहां नियंत्रण होते हैं कमा वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। रीची के अनुसार ये स्टेटमेंट काम का है। रीची के अनुसार, रीची प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रीची चाहे लिख लें, रीची के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति, स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु नहीं है, यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर हो।
और हॉकिंग ने कहा है, हॉकिंग का स्टेटमेंट है कि व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है, व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। वर्तमान समय में माना गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, मजदूरों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर राज्य कानून बना रहा है, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून बना रहा है, तो उससे मजदूरों के लिए व्यापक तौर पे स्वतंत्रता के, उनके विकास के अवसर उनको उपलब्ध हो रहे हैं। अगर 12 घंटे से उसने काम के घंटे को 8 घंटे निर्धारित किया है, कानून बनाकर उनके लिए बीमा की व्यवस्था की है, न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की है, दवाओं के संबंध में कानून बनाया कि भाई जो है इतनी ही कीमत होगी दवाओं की, तो यह शिक्षा के अधिकार के माध्यम से जो है शिक्षा का विस्तार किया, शिक्षा को जो है निःशुल्क बनाया, तो उससे निश्चित तौर पे लोगों के व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिल रहा है, जो स्वतंत्रता का एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, कि लोगों को उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के माहौल में लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के युग में इस बात को स्वीकार किया गया है कि कानून जो है, या जो स्पेशली राज्य के द्वारा बनाए गए कानून हैं, वह स्वतंत्रता में कमी नहीं करते हैं बल्कि उसमें वृद्धि करते हैं। वे ऐसा अवसर उत्पन्न करते हैं जिसमें व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का दौर दूसरा था, जिसमें कानून को, राज्य को स्वतंत्रता के विरुद्ध माना गया और राज्य को यथासंभव सीमित करने का प्रयास किया गया। सीमित राज्य का कॉन्सेप्ट या न्यूनतम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया गया कि राज्य कम से कम काम करे और व्यक्तियों के द्वारा अधिकतम कार्य स्वयं संपन्न किया जाए। लेकिन वर्तमान युग में विचार परिवर्तित हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के युग में माना गया है कि कानून के द्वारा स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे।